बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले मैं अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके सामने रखता हूँ और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने या जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक मरतबा फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। ये लॉन्ग मार्च बड़ी देर से मौखर हो रहा था, बार बार इसको रोका गया, बंदे बीच में डाले गए। एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वफद आया, वो बैठ के मुज़ाकरात करते रहे। कमर साहब इसके अंदर शामिल हुए, पीपल्स पार्टी के लोग शामिल किए गए, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को इन्वॉल्व किया गया। फजलुर रहमान साहब की इन्वॉल्वमेंट होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी समझाते हैं कि इस मामले को तरीके से हैंडल किया जाए, लेकिन ये मामला बार बार बिगड़ता है। मैं आपको गुज़िश्ता कई दिनों से बता रहा था कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के पास वक्त बहुत कम है और अब उन्हें फ़ैसला करना पड़ेगा। या तो उन्हें एक लॉन्ग मार्च में जाना पड़ेगा, फौरी तौर पे एक बड़ी एहतजाजी हिकमत अमली बनानी पड़ेगी, या फिर उन्हें इलेक्शन का हिस्सा होना चाहिए। अब इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ तो उन्हें करनी थी। मुज़ाकरात साथ साथ चल रहे थे, मुज़ाकरात के अंदर बार बार तात्तुल आ रहा था। कुछ चीज़ें तय हो गई थी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी में और सियासी लोगों में, और जो लोग नुमाइंदे मुकर्रर किए गए थे एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, उनके बीच में। लेकिन फिर जो सेक्टर कमांडर हैं उनके बारे में मुझे, क्योंकि मेरे पास जो सोर्स है वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का है, और उनका सोर्स ये दावा करता है कि सेक्टर कमांडर जो हैं ब्रिगेडियर फाइक, उनकी मुदाखलत के बाद ये मुज़ाकरात का अमल बिल्कुल ही रुक गया। पहले कुछ चीज़ें लिखी गई थी, वो चीज़ें भी बाद में नहीं हुई। वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर सारा मामला रुक गया, ये बीबीसी ने भी रिपोर्ट किया है। कुछ चीज़ें मेरे पास अपने सोर्सेज से हैं, मैं सारा आपके सामने रखता हूँ। नंबर एक तो ये चीज़ हुई कि जो कलदम का ठप्पा लग गया जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर, उन्होंने कहा जी ये तो फ़ौरन आप ख़त्म करें ना, हम कलदम जमात नहीं है। तो इस पर उन्हें कहा गया जी अभी हम ख़त्म नहीं कर सकते, आप पहले धरने उठाएं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमने ख़त्म करना है या नहीं करना, और इसमें महीने भी लग सकते हैं। तो इस चीज़ पे मामला फंस गया। हालांकि पहले कहा गया था कि कलदम का स्टेटस ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर दूसरी जो उनका एक मुतालबा था कि जो मुकदमात जाली हमारे ऊपर दर्ज किए गए हैं दहशतगर्दी के, ये मुकदमात तो ख़त्म किए जाएं। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी क्या कुछ डाला हुआ है। तो उन्हें यह कहा गया नहीं, मुकदमात का तो आप अदालतों में सामना करेंगे, वहीं से आपको इंसाफ मिलेगा, हम नरमी इतनी कर देंगे कि आपको जमानतें करवाने का मौका दे देंगे। अब वो तो बेचारे पेशियों पे लग गए ना। तीसरा जो एक मुतालबा था कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्हें रिहा किया जाए, तो इस पर भी कहा गया कि वो अदालती प्रोसेस से होंगे। आप अदालतों में जाएं, जमानतें अप्लाई करें, अपने वकील करें, कोशिश करें, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके बंदे रिहा होना शुरू हो जाएंगे। तो इस पर भी नहीं माना गया। आखिरी दिन की मैं आपको सारी रूदात सुना रहा हूँ। अब इस मरतबा इसमें बिलावल को भी इन्वॉल्व किया गया। इसके अंदर जो सेक्टर कमांडर है वो खुद ज़ाती तौर पे इन्वॉल्व था, ब्रिगेडियर फाइक, हालांकि सरकारी मुलाजिम है। इसके अलावा और कुछ लोग भी जो सहूलतकार हैं मुज़ाकरात के लिए, जो ओवरसीज़ कमर साहब वगैरह, ये सारे भी बीच में थे। फिर जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उनकी जानिब से उमर नज़ीर कश्मीरी और ख्वाजा महरान ये उसका हिस्सा थे। सरदार अमान के बारे में ये एतराज़ किया गया कि, और ये एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किया गया कि सरदार अमान को आप मुज़ाकरात में ना लेकर आए, तो नहीं लाए। उन्होंने बहुत सख्त बातें की हुई हैं। फिर उन्होंने कहा जी बंदे भी हमने नहीं छोड़ने हैं, आपने बंदे छुड़ाने हैं तो अदालतों में जाए, वहां से हो जाएगा। फिर एक मुतालबा था कि जी शोहदा के जो कातिल हैं उनके खिलाफ कोई, कब देखें ये लाशें हम कहाँ ले जाएं, 50 के आसपास शोहदा हैं, कुछ लोग कहते हैं 50 से भी ज़ायद हैं। 42 के नाम तो मैंने एक दिन पढ़ के सुनाए थे, और ये पुरानी बात है। तो उन्होंने कहा जी जो शोहदा के लवाहिकीन हैं वो अब सवाल पूछते हैं कि हम इनका खून किस पे डालें। तो ये मुकदमा तो आप दर्ज करें ना, जो लोग शहीद हुए आज़ाद कश्मीर के शहरी। तो उन्होंने कहा जी इस पर कोई मुकदमा नहीं होगा, हम किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, शोहदा को इंसाफ नहीं मिलेगा, ये भी उन्होंने साफ कह दिया। शौकत नवाज मीर साहब के हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा जी शौकत नवाज मीर साहब भी अदालत के जरिए पेश किए जाएंगे, वहीं से आप जमानत करवा लीजिएगा, ऐसे तो हम नहीं छोड़ेंगे, और वो पहले आप धरना ख़त्म करें, फिर शौकत नवाज मीर को छोड़ा जाएगा। अब ये वो चीज़ें जहां मामला आके फंस गया और मुज़ाकरात जो है वो फारिग हो गए। तो फिर फैसला किया गया कि जनाब ये तो सारा ढोंग है, ये तो हमें मुज़ाकरात के अंदर फंसा के तो खुद इलेक्शन करवा रहे हैं। इलेक्शन का एक मरहला इनका कामयाब हो गया, दूसरे में जाएंगे, फिर तीसरे में जाएंगे, और ये इलेक्शन करवा के पूरी दुनिया को बता देंगे हमने तो इलेक्शन करवा दिया आज़ाद कश्मीर में, ये साफ और शफाफ इलेक्शन है, अब ये हुकूमत जाने और यहाँ के लोग जाने। बिलावल बड़े आराम से ढीले मुँह के साथ, जैसे वो पहले माजी में भी बिलावल इसी तरह से बात कर देता है, जनाब हमारी तो हुकूमत ही नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। हालांकि हर चीज़ में हिस्सेदार है, सारे बजट बिलावल ने खुद पास करवाए हैं बैठ के, हर चीज़ में सहूलतकारी की है एस्टेब्लिशमेंट की, और हुकूमत गिराने से लेके हुकूमत बनाने तक, और तब से लेके आज तक
बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी ये हर जुर्म के अंदर साथी हैं मौजूदा सरकार के और एस्टेब्लिशमेंट के। लेकिन क्योंकि इन्हें 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी तो बिलावल कहेगा जी अगर मुझे 2/3 अक्सरियत मिल जाती तो मैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात तस्लीम करने के काबिल होता, लिहाजा मुझे नहीं मिली तो मैं नहीं कर सकता। पीएमएलएन कहेगी हमें भी नहीं मिली, हम भी नहीं कर सकते। तो एक जॉइंट किस्म की मिला जुला के एक सरकार बना दी जाए वहां पे, ताकि ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये था इनका पूरा प्लान एक्सपोज हो गया। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने बड़े सख्त मुतालबात सामने रख दिए कि जनाब बताएं आप अब क्या कहते हैं, और फिर वो मुतालबात नहीं माने गए। तो अब ऐलान हो गया है कि 26 तारीख को यानी आज के दिन मीरपुर से रावला कोट तक लॉन्ग मार्च जाएगा। अब कल जो है वो इलेक्शन है। आज अगर मारधाड़ होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, रुकावटें डाली जाती हैं तो सुबह इलेक्शन कैसे होगा? फर्ज करें मीरपुर से हजारों लोग निकलकर जाना चाहते हैं रावला कोट, तो उनको तो रोका जाएगा सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से। फोर्सेज रोकेंगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जब प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो पूरी दुनिया में इमेज जाएगा कि जनाब यहां पे इलेक्शन हो रहा है, लड़ाई हो रही है, ये क्या हो रहा है। और अगर नहीं रोकेंगे तो बहुत बड़ी तादाद में लोग रावला कोट में इकट्ठे हो जाएंगे और फिर मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ेंगे। तो सिक्योरिटी फोर्सेज तो सारी मीरपुर में लगाई हुई है। अब ये बहुत बड़ा पंगा पड़ गया है क्योंकि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के पास भी कोई और रास्ता बचा नहीं था। उनके पास ये आखिरी रास्ता था। अगर ये इलेक्शन हो जाते तो फिर उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचता। वो दीवार के साथ लगे हुए हैं। फिर तो उनकी दुर्गत बननी थी और उनको निशाने इबरत बनाया जाना था। बहरहाल अब उन्होंने कह दिया जनाब कि हम 26 तारीख को निकलेंगे मीरपुर से रावला कोट और 27 जुलाई को निकलेंगे रावला कोट से मुजफ्फराबाद। अब ये इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने सोचना है कि इस मामले को हल कैसे करना है। कश्मीरियों में मुनसर है कि वो कितनी बड़ी तादाद में निकलते हैं। एक तो उन्होंने ये बता दिया कि जनाब हमें इलेक्शन में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है, और ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना था। ये बात मई में तय हो गई थी। हुकूमत के साथ जब वो मुज़ाकरात कर रहे थे तो तय हो गया था कि ये तंजीम इलेक्शन में जाएगी, इलेक्शन लड़ेगी। लेकिन फिर जब हालात ख़राब हो गए, क्रैकडाउन शुरू हो गया, फोर्सेज आ गई, कलअदम करार दे दिया गया, बंदों के सरों पे इनाम रख दिए गए, तो फिर इलेक्शन वाला मामला कहीं निकल गया। वो बीच में अब है ही नहीं। लिहाजा अब ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते और ना ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो इलेक्शन को रोकने के लिए वो कहते हैं हमें दिलचस्पी नहीं है, ये कोई इलेक्शन नहीं है, धोखा है, वो ये कहते हैं। और ये ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लिए आखिरी मौका था, या कश्मीर के अवाम के लिए, कि वो निकल कर अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। लेकिन इसके बाद अगर मौका तो कभी भी आखिरी नहीं होता, लेकिन यह है कि फिर मामला लंबा हो जाएगा, लंबा लटक जाएगा। हो सकता है साल, 2 साल, 4 साल उनको लग जाए वापस पहले जैसी पोजीशन में आने में। ये एक ऐसा दिन और मौका था जहां पे वो अपनी आवाज़ पूरी दुनिया को सुना सकते थे, क्योंकि बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन भी आए हुए हैं और मीरपुर के अंदर मीडिया भी पहुंचा हुआ है। मीडिया वालों पे बड़ी सख्ती है, जो खासतौर पे आज़ाद कश्मीर का मीडिया है उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा सख्ती है। उनके तो मोबाइल फ़ोन चेक किए जाते हैं, उनकी फुटेजेस डिलीट करवाई जाती हैं, उन्हें जगह जगह पे रोका जाता है, उनकी प्रॉपर चेकिंग होती है। मीडिया को हरासा भी किया जाता है, खौफजदा किया जाता है कि खबर अगर हमारी मर्जी के खिलाफ दोगे तो फिर हम अपनी मर्जी करेंगे तुम्हारे साथ, या तो बंदे अगवा कर लेते हैं, गायब कर लेते हैं। तो ये आप देखिएगा कि जो लोग अभी आप देख रहे थे ना, कल तक दुबले हुए जा रहे थे भारतीय नौजवानों के दुख में और दर्द में, कि जनाब भारत की हुकूमत भारतीय नौजवानों पे कितना जुल्म कर रही है, कितना जबर कर रही है, कितनी जालिम और बदमाश हुकूमत है, ये बातें कर रहे थे बहुत सारे टाउट्स कल तक। अब आप देखिएगा जब आज से आज़ाद कश्मीर के शहरियों को मारना शुरू करेगी सरकार, उन पे जुल्म और जबर के बाजार गर्म किए जाएंगे जो नॉर्मली किए जाते हैं, तो इन टाउटों की ज़बानें बंद हो जाएंगी। ना ये जुल्म और बर्बरियत के ऊपर बोलेंगे, ना ये उसको देखेंगे, बल्कि जो जुल्म होगा आज़ाद कश्मीर में ये उसको जवाब फराहम करेंगे। जनाब ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये जुल्म ना किया गया तो पता नहीं पाकिस्तान टूट जाएगा। ये ऐसे बेशर्म लोग हैं और आप ये बेशर्मियाँ आज के दिन से बड़े गौर से देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो खबरें दे रहे थे ना, जेनजी का एहतजाज, भारत में ये हो गया, इंडियन हुकूमत ने ये कर दिया, वो कर दिया। अब जब नौजवान वहाँ पे जीत गए, जब वहाँ पे जमहूरियत जीत गई, जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने गोली चलाने से इनकार कर दिया, जब उन्होंने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया पाकिस्तान की तरह, जब उन्होंने खवातीन को अगवा नहीं किया पाकिस्तान की तरह, जब उन्होंने बहू बेटियों पे हाथ नहीं डाला पाकिस्तान की तरह, जैसे एहतजाज करने वाले पाकिस्तानियों पे बहू बेटियों पे हाथ डाला गया, जब उन्होंने बच्चों के ऊपर हाथ नहीं डाला पाकिस्तान की तरह, जब उन्होंने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया, जबरी तौर पे गुमशुदगियां नहीं की जैसी पाकिस्तान के अंदर की गई एक पॉलिटिकल मूवमेंट को कुचलने के लिए बार बार, तो उन्होंने जब ये सब कुछ नहीं किया और उन्होंने नौजवानों को उनका हक दे दिया और वजीर से इस्तीफा ले लिया, तो पाकिस्तान में बहुत सारे चेहरे लटक गए, बहुत सारे मुंह लटके हुए हैं कि ये क्या हो गया, भारत में जमहूरियत जीत गई। भाई आप पाकिस्तान में भी जमहूरियत को जिता लें,
पाकिस्तान के टाउटों की बड़ी अजीब ही सूरत हाल है। एक दिन पहले उन्हें ऑर्डर दिया गया था, जनाब भारत के खिलाफ गेम चुक के रखो। जैसे ही भारत का नौजवान जीता, अब उन्हें ऑर्डर दिया गया गेम नप दो। यानी अब मामला दबा दें। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के नौजवानों को भी शौक चढ़ जाए और यहां पे भी जेंसी निकल आए और निकल के वही धमाल पाकिस्तान में भी डाल दें जो भारत में डाल रहे थे। पाकिस्तानी नौजवान ज्यादा संजीदा है, पाकिस्तानी नौजवान ज्यादा अक्लमंद भी है, बहुत बाशऊर भी है, बहुत समझदार भी है। ऐसा नहीं है कि मैं भारतीय नौजवानों को बुरा कह रहा हूं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी नौजवानों ने स्ट्रगल बहुत लंबी की है, मार बहुत ज्यादा खाई है, यहां पे हालात बहुत मुश्किल रहे उनके लिए। तो यहां पाकिस्तानी नौजवानों ने बड़ी रिजिलियंस हासिल की है गुज़िश्ता कई दहाइयों में, खासतौर पर गुज़िश्ता 4 सालों में जो उनके साथ हुआ। एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी की, एक नौजवानों की पूरी पौध है जो तैयार हो गई है। तो ये अगर इंडिया की तरह पाकिस्तान की हुकूमत डील करे ना, वो गोली ना चलाएं, लोगों के ऊपर जबरी तौर पे गुमशुदगियां ना करें, उनके घर ना तोड़ें, उनकी गाड़ियां ना तोड़ें, तो आप देखें पाकिस्तान के अंदर जेनजी उससे भी बड़ा कारनामा करेगी जो भारत के अंदर वहां जेनजी ने किया है। तो अब मुंह लटका हुआ है बेचारे सहाफियों का। कल तक उन्हें कहा गया था गेम चुक के रखो, आज जैसे ही नौजवान वहां पे जीत गए उन्हें कहा गेम नप दो। वजह यह है कि पाकिस्तान में भी अगर लोग निकल आए तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को मुसीबत पड़ जाएगी। वैसे तो मुसीबत एक बहुत बड़ी पड़ने वाली है, हमारे सामने आकर खड़ी है, मैं आपके सामने रख भी देता हूं। इस वक्त पाकिस्तान एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है, उसके इशारे आ रहे हैं और मैं आपको वक्त से पहले आगाह कर रहा हूं, आने वाले वक्त में ये चीजें आपको देखनी पड़ सकती हैं। नंबर एक, तो अमेरिका से पाकिस्तान ने $10 अरब मांग लिए, बिला वजह नहीं मांगे। ये पैसे अमेरिका दे भी देगा शायद पाकिस्तान को, लेकिन ये कौन सा पैसा होगा? ये उधार पैसा होगा और इस पैसे पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी आपको ये पैसा वापस चुकाना है। ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की गोद में डाल दिया, अमेरिका भूल गया, नहीं होगा। ये पैसा आपको अमेरिका को वापस देना पड़ेगा। एक एक पाकिस्तानी ये पैसा वापस चुकाएगा और पैसा वापस नहीं चुकाएगा तो फिर इसकी कीमत चुकाएगा। और ये पैसा देने के बाद वो भूल नहीं जाएंगे, वो आपसे काम करवाएंगे। काम आपसे वो क्या करवाएंगे ये आगे चल के आपको बताता हूं। एक तो अमेरिका से पैसा मांग लिया, सऊदी अरब से पैसा भी मांग लिया, तेल भी मांग लिया। कतर के साथ भी हम एक दिफाई मुआहदा करने जा रहे हैं। याद रखिए, जितने भी पाकिस्तान दिफाई मुआहदे कर रहा है, पाकिस्तान में काबीना को भी नहीं पता, पाकिस्तान के पार्लिमान को भी नहीं पता। पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं जानते कि पाकिस्तान कौन कौन से मुआहदों में जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ पाकिस्तान ने कौन सी बातें तय की, हम नहीं जानते। हमने सऊदी अरब के साथ कौन सा दिफाई मुआहदा किया, उसमें क्या चीजें तय हुई, हम नहीं जानते। कतर के साथ हम क्या मुआहदा करने जा रहे हैं, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या होगा। हौसियों को पाकिस्तान ने वार्निंग दी, ये भी अब आपके सामने है। और एकदम से पाकिस्तान में टाउट्स ईरान के खिलाफ होना शुरू हो गए, ये भी आप देखते जाइए। भी इसराइल खुद को इस जंग से अभी बाहर रख रहा है ताकि मुसलमान मुल्कों को ईरान से लड़ने में आसानी रहे, क्योंकि अगर इसराइल ईरान से लड़ेगा तो मुसलमान ममालिक ईरान के साथ नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इसराइल के शाना बशाना लड़ना मुसलमान मुल्कों के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, अमेरिका के शाना बशाना माजी में भी लड़े, अभी भी लड़ सकते हैं। तो ये जो क्रेडिट रेटिंग भी पाकिस्तान की बेहतर दिखाई जा रही है ताकि पाकिस्तान को मजीद कर्जे वर्जे मिल जाए, हुकूमत आसानी में हो जाए। देखिए, इस हुकूमत के पास जो है ना, वो निज़ाम चलाने के लिए अब 2 रास्ते बचे हैं, क्योंकि मईशत तो चली नहीं, लोग तो पैसा बना नहीं रहे। पैसा बनाएंगे तो पैसा इकट्ठा होगा, टैक्स आएगा, हुकूमत चलेगी, गवर्नमेंट चलेगी, निज़ाम चलेगा। ये निज़ाम को चलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं, मईशत नहीं चली। अब इनके बाद 2 रास्ते बचे हैं। नंबर 1, ये सोचें कि कहां कहां से अवाम की जेब काटी जा सकती है, लेवी लगा के, बिजली की कीमत में, गैस की कीमत में महंगाई करके, कुछ भी करके, अजीबो गरीब किस्म के टैक्सेस लगा के अवाम की जेब कहां कहां से काटी जा सकती है। एक तो इनके सारी तवज्जो इस बात में, रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं। मैं पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि गुज़िश्ता 1 हफ्ते में सिर्फ 1 मरतबा ऐसा हुआ कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ी, और वो थी कल की रात। तो पाकिस्तानियों को मुबारकबाद कि कम से कम एक रात ऐसी थी कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई गई, और आज के दिन में वही है जो कल के दिन में थी। तो एक तो इनके पास रास्ता यह है कि अवाम की जेबें काटें जैसे तैसे करके। दूसरा रास्ता यह है कि जितने हो सकें ये कर्जे हासिल करें। अवाम की जेबें काटेंगे तो अवाम की ताकत कम होती चली जाएगी और वो कमजोर होंगे, और जब कर्जे हासिल करेंगे तो अवाम और पाकिस्तान मजीद कमजोर होगा, क्योंकि ये कर्जे अवाम को ही वापस करने हैं और पाकिस्तान पे बोझ बढ़ेगा। अब पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है उसको ये गिरवी रखने जा रहे हैं इन कर्जों के लिए और इन सहूलियात के लिए जो अमेरिका से, सऊदी अरब से, गल्फ ममालिक से इनको मिल रही हैं। और ये बिल्कुल मुमकिन है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाए इस खित्ते में होने वाली एक नई लड़ाई के सिलसिले में। क्योंकि देखें, हौसियों के पास भी हथियार है और वो अपने हथियार चला भी रहे हैं, वो नजर भी आ रहे हैं। बाब मंदब भी बंद है और आबना हुरमुज़ के हालात भी कोई अच्छे नहीं है।
और ईरान मुसीबत बना हुआ है अमेरिका के लिए और गल्फ ममालिक के लिए। और पाकिस्तान के ऊपर अनायतें और नवाजिशें बिला वजह नहीं हो सकती। पाकिस्तान को घसीट के इस लड़ाई में लाने की कोशिश की जाएगी। और जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी है वो पाकिस्तान के हुक्मरान हमेशा गिरवी रखते चले आए हैं, और आज भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पैसे के बदले में ये अजीबोगरीब लड़ाई अपने गले डाल लेगा। इससे पहले भी हमारे जर्नैलों ने थोड़े थोड़े पैसों के लिए ऐसी लड़ाइयां अपने गले में डाल ली जिन लड़ाइयों से पाकिस्तान को 100 अरब डॉलर तक का नुकसान हुआ। ये जिहाद हमने अपने गले में डाला, हमारी तरक्की रुक गई। दोबारा हमने अमेरिका की जंग अपने गले में डाली, हमारी पूरी की पूरी मईशत बर्बाद हो गई। हम सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए थे, बर्बाद हो गया पूरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा स्ट्रक्चर पूरा तबाह हो गया, सोसाइटी पूरी बर्बाद हो गई। लेकिन मिला पाकिस्तान को क्या? चंद कोड़ियां। बहुत थोड़ा पैसा मिलता है, बहुत ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ती है। एक मरतबा फिर पाकिस्तान उस रास्ते पे चल रहा है, मैं आपको वक्त से पहले बता रहा हूं। और एक आखिरी चीज मैं आपको जाते जाते बताऊं, बहुत सारे लोगों के पेट में मरोड़ उठते हैं और वो बात बात ये बात करते रहते हैं कि जनाब मरूसी सियासत, मरूसी सियासत। मैं इन बेशर्मों को बताना चाहता हूं कि मरूसी सियासत होती क्या है। हमजा शहबाज ने वजीर आजम हाउस के फ्लोर नंबर 6 के ऊपर ये जियो न्यूज की खबर के मुताबिक अपना दफ्तर बना लिया, और वहां पे वो पॉलिटिकल और इंतजामी मामलात को देखेगा, किसको कैसे फंड देने हैं, किसके साथ क्या करना है, किसका काम करवाना है, किस तरीके से काम करवाना है, किस कैपेसिटी में। भाई सिर्फ इस कैपेसिटी में कि वो शहबाज शरीफ का बेटा है तो वो वजीर आजम हाउस के अंदर घुस के अपना दफ्तर बना लेगा और दफ्तर में बैठ के निज़ाम को कंट्रोल करेगा। ये फैमिली लिमिटेड है, ये ऐसे ही निज़ाम चलाते हैं। और इनको हमारे ऊपर इस मरतबा मुसल्लत किया फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने, और पूरी कौम इसकी कीमत चुका रही है, हर फील्ड में चुका रही है, चाहे वो मईशत, चाहे दहशतगर्दी। देखिए आप, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। इंडिया में 22 लाख नौजवानों ने इम्तिहान दिया और 22 लाख लोगों का इम्तिहान चोरी हो गया। देखें क्या हाल किया उन्होंने, खा गए वजीर को भी, वजीर आजम को दीवार से लगा दिया, पूरा निज़ाम परेशान हो गया। इधर पाकिस्तान में 25 करोड़ लोगों का इलेक्शन चोरी कर दिया, पूरे पाकिस्तान ने वोट दिए, वहां पे एक छोटा सा इम्तिहान चोरी हुआ, देखें क्या हुआ इधर। और वो हर साल होता है, यहां 5 साल के बाद एक इलेक्शन होता है। 25 करोड़ लोग हैं, उनका इलेक्शन चोरी हो गया और कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। जब तक आप इनसे जवाब नहीं मांगेंगे ना, तब तक मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। और मुल्क अब आगे बढ़ना होगा मुल्क को। वजह यह है कि सबके पास रास्ते खत्म हो रहे हैं। अब अगर सुहेल अफरीदी और उनके साथी हकीकी अपोजिशन नहीं करते तो तैयारी करें, वो भी अब तारीख के अंदर सिर्फ उनका नाम लिखा जाएगा कि एक साबिक वज़ीर आला हुआ करता था। लोग उन्हें याद नहीं रखेंगे, लोग उन्हीं को याद रखते हैं जो हक के साथ खड़े होते हैं और उसके लिए कीमत चुकाने से भी नहीं डरते। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।